प्यारे छात्रों, नमस्कार। हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का जो पेपर है 2020-21 का, ये मॉर्निंग शिफ्ट का प्री बोर्ड का पेपर है, इसको लेकर हाजिर हूँ। तो छात्रों और छात्राओं, इसे ध्यान से सुनेंगे। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि प्री बोर्ड का जो पेपर है, बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 80 नंबर का है और जनरल इंस्ट्रक्शन सभी वही हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें समय ना गंवा करके आगे चलते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चनों के आप पढ़ चुके हैं। वही जनरल इंस्ट्रक्शन सभी की समान ही होती हैं। अब यहाँ पर हमारा खंड ए या सेक्शन ए, खंड क कहें या, है ना, इसमें पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है, ठीक है। अब इसमें टोटल क्वेश्चन 32 हैं और हम 32 के 32 क्वेश्चन यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। छात्रों, पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? जो बात झूठी है वो बात या असत्य है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें ए है इसका, यदि आप पढ़ेंगे ए में क्या लिखा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा थी, तो ये बात ठीक है। और नेक्स्ट है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था, ये भी बात सही है। और शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी बात ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे इस युद्ध में शामिल हुए थे, ये बात गलत है और गलत बात ही हमें बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों डी। आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, है ना, निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए। अब इसमें देखिए, इसमें हमें देखना है गलती कहाँ पर है ना। पुनः लिखना है दोबारा। ये कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, है ना। अब आप देखिए इसमें गलती कहाँ पर है। जॉर्ज बुश जो ना उस समय क्या अमेरिका के राष्ट्रपति थे क्यूबा मिसाइल के संकट पर? तो इसका सही उत्तर बन जाएगा, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, है ना। जॉन एफ कैनेडी थे जिन्होंने जंगी बेड़े रास्ते में लड़ा दिए थे, है ना। जो सोवियत संघ की मिसाइलें समुद्र से जा रही थी, तो रास्ते में इन्होंने अपनी जंगी बेड़े लगा दिए थे। तब ऐसा लगने लगा था कि अब तो विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, ठीक है छात्रों। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता किस छोटे यहूदी, है ना, सियोलवादी राष्ट्र का सिद्धांत है? प्रतिकूलता, है ना। तो इसके लिए जो सबसे सटीक उत्तर है छोटा यहूदी, है ना, सियोल राष्ट्र, ये है इजराइल, ठीक है। तो इसका उत्तर ए बन जाएगा, इजराइल है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है ना। तो प्रश्न 4 है, फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है ना। फरक्का विवाद किन देशों के बीच है? फरक्का, है ना, जल विवाद का है। ये किसके बीच है? ये है हमारा बांग्लादेश और नेपाल के बीच है, भारत और नेपाल के बीच है, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश और चीन के बीच है। तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद है, तो इसके लिए ये उत्तर लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थान भरिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में समझौता हुआ, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में समझौता हुआ। देखिए 1971 में तो युद्ध हुआ था, है ना, और बांग्लादेश का उदय हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमारी प्रधानमंत्री, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी समझौते के लिए गई थी। समझौते के लिए कहाँ? हमारे देश में ही हुआ था, शिमला,
तो ये शिमला समझौता आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा शिमला। अच्छा, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित कथन के है ना कथन पर सही और गलत के चिन्ह लगाइए। इसको हम आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब प्रश्न नंबर 6 शुरू होता है। ये है, निम्नलिखित कथन के समक्ष सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है ना। अब बताइए बात सही है गलत है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है, ये बात गलत है, तो यहाँ हम गलत का निशान लगा देंगे। तो ये हमारी बात सही हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना या राष्ट्रों के बीच सहयोग। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना है और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना है। और भी कई सारे उद्देश्य, पर मुख्य उद्देश्य इन दोनों में से कोई एक लिख देना। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। स्वतंत्रता के बाद रजवाड़ों को भारतीय संघ में के द्वारा शामिल किया गया, है ना। किसके द्वारा शामिल किया गया? है ना, विलय के सहमति पत्र, विलय पत्र कहेंगे या सहमति पत्र। इसमें आ जाएगा विलय पत्र या सहमति पत्र। विलय सहमति पत्र हो सकता है ना, सहमति पत्र भी लिख सकते हैं आप। और क्या लिख सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना। इसमें आप इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप ठीक लगे, है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन, इसमें जो भी आप लिख देंगे वो सही हो जाएगा। इसके द्वारा ही, है ना, रजवाड़ों को या रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इन तीनों में से कोई एक लिख देना। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 8 हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, नीति आयोग, है ना। नीति आयोग में नीति का पूर्ण नाम लिखिए। अब आपकी इस बार की जो उत्कर्ष बुक है उसमें इसका फुल नाम है ना। तो हिंदी में इसका नाम बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा नीति का। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करें। 10 में क्या है? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम बताएंगे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम आप बताएंगे। ठीक है, तो इसका नाम है, देखिए इसमें नाम आ रहे हैं, अरविंद कुमार है, अरविंद पगडन, है ना, बनगाड़िया है, डॉक्टर राजीव कुमार हैं और, है ना, डॉक्टर सुनील कुमार हैं। तो इसका जो बी है ये उत्तर, है ना, अरविंद कुमार, है ना, पनगड़िया जी, ये इसका उत्तर बनेगा। ठीक है, ये हमारे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। अब प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हमारे उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार का निकाय है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार का निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद है सलाहकारी, है ना, सलाहकारी कह सकते हैं और परामर्शदात्री कह सकते हैं और संविधानेतर कह सकते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार है ना, संविधानुसार भी कह सकते हैं, या सलाहकारी, परामर्शदात्री और संविधानेतर, है ना, निकाय इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कैसे की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना
अब ये किसके द्वारा की जाती है छात्रों? प्रस्ताव द्वारा। प्रस्ताव पारित होता है ना, इसके लिए उत्तर आ जाएगा प्रस्ताव द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना प्रस्ताव द्वारा की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? ताशकंद समझौते में 1966 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे, है ना। और ताशकंद कहाँ पर पड़ता है? सोवियत संघ में पड़ता है। तो ये किसके बीच था? भारत और पाकिस्तान के बीच था, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि किस वर्ष की? भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि किस वर्ष की? प्यारे छात्रों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इंदिरा गांधी जी को अनुमान था 1971 में जब बांग्लादेश से शरणार्थी भागकर भारत आ रहे थे और भारत उनकी मदद करने के लिए तैयार था, तो कहीं ना कहीं यदि युद्ध होगा तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका आएगा। उस समय हमारे लिए भी कोई सहयोगी होना चाहिए शक्ति संतुलन के लिए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय सोवियत संघ के साथ, है ना, 20 वर्ष संधि की थी। कब की थी? 1971 में, है ना। 1971 में ये संधि की थी। तो क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये इसका उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था, मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसका उत्तर ये 1971 हो जाएगा। अब हम आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी है ना, जो असत्य कथन बताना है। भारत की परमाणु नीति, है ना, भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है या गलत है, उसको बताना है। तो इसमें है, भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। बात सही है। भारत परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति, है ना, वचनबद्ध है, ये भी है। और भारत, है ना, परमाणु शस्त्र का प्रयोग करने की शक्ति सेना के हाथ में है, ये बात गलत है। परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा, ये भारत ने कह रखी है। तो देखिए, हमें क्योंकि कथन असत्य ढूंढना, तो गलत वाला ढूंढना, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। सभी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 छात्रों, प्रश्न नंबर 16 है हमारा ये। प्रश्न नंबर 16 है, पंचशील के सिद्धांत की घोषणा किस वर्ष की गई? अब पंचशील के सिद्धांत की घोषणा, है ना, तो इसका उत्तर बनेगा ये अथवा है 15 का। पंचशील के जो सिद्धांत की घोषणा है वो 1954 में की गई। ठीक है, और पंचशील सिद्धांत ये भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत की घोषणा 1954 में की गई, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, ये शायद इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी है, और ये क्वेश्चन बार बार यही घूम कर आते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, है ना। इंडियन नेशनल आर्मी की जो गठन है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या है, इसके लिए हमें पढ़ना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अभी देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, आप सब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद से श्रीलंका, देखिए भारत की आज़ादी 1947 में मिली, श्रीलंका को 1948 में मिली। आज़ादी के बाद से श्रीलंका, इसे तब है ना सीलोम के नाम से जाना जाता था कि राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा, है ना। अर्थात बहुसंख्यक जो लोग हैं, वह सिंगली जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका ही दबदबा रहा। यह लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक तमिल आबादी के खिलाफ है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग इसके श्रीलंका की आज़ादी से पहले और बाद में जाकर श्रीलंका में बस गए थे, उनके खिलाफ है, उनको तमिल कहा जाता। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा, क्योंकि पहले बस गए थे, बाद में बसे।
सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, अर्थात इनके कोई हक नहीं हैं, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों का है। ये सिंगली लोगों के अनुसार है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, है ना। जब इन्होंने कहा कि तमिलों को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो तमिलों ने कहा कि हमें एक अलग राज्य ही दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी भी कई पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, हमारा भी यहाँ की राजनीति में हर बात में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। प्यारे छात्रों, मैंने अभी बात की थी श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली, हालांकि इस पैसेज में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, पर मैंने बताया था ना आपको 1948 में मिली, तो इसका उत्तर पहले का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजनीति किस समुदाय का दबदबा। अब देखिए यहाँ पर जो बहुसंख्यक हैं, सिंगली लोग हैं, है ना, तो उनका ही दबदबा है, तो यहाँ पर सिंगली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 17.3 है ना, और 17.4 के लिए, तो इसमें हम चलिए, स्वतंत्रता से पूर्व श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था। अब इसमें एक नाम आया सीलोन, वहाँ पर गलती से सीलोम हो गया था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और श्रीलंका में किस प्रकार की राज व्यवस्था कायम है ना। अब देखिए, अब कौन सी व्यवस्था है वहाँ, क्योंकि अब वहाँ पर भी लोकतंत्र है ना। और अगर दक्षेश में देखा जाए तो भारत और श्रीलंका ऐसे देश हैं जहाँ पर आज़ादी के बाद से आज तक लोकतंत्र कायम है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक है ना राज्य व्यवस्था कायम है। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 को हम पढ़ते हैं, है ना। संयुक्त, देखिए ये भी वही कह रहा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ का हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में हुई, है ना, एक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्र करना था। आपातकालीन निधि है ना, धन इकट्ठा करना था तथा संपूर्ण विश्व में उनके कार्यों और उनके विकास के कार्यों में सहायता करना था, विकास कार्यों में भी सहायता करना था, है ना। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ विश्व के समस्त मामलों में बच्चों के स्वास्थ्य तथा उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता तथा प्रोत्साहन देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय के साथ यूनिसेफ विश्व के लगभग सभी देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अब इसके लिए प्रश्न शुरू होता है ना, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसके लिए ये प्रश्न है, प्रश्न 18.1 है ना। 18.1 में है ये, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिसेफ का कार्य नहीं है। आपको नेगेटिव पे ध्यान देना है, ठीक है, कौन सा कार्य नहीं है। बच्चों के लिए आपातकाल निधि एकत्र करना, ये तो इसका कार्य है। वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना, है ना। अब देखिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना है तो श्रमिकों के लिए तो कार्य करता नहीं है। वैश्विक स्तर पर बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य है। वैश्विक स्तर पर बच्चों के विकास का कार्यक्रम, ये इसका कार्य है। तो अब हम इस पर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा जो हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, श्रमिकों के लिए कार्य नहीं करता है। अब प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18.2 18.2 में है। अब ये प्रश्न है, अभी इसमें आया है इसका यूनिसेफ का मुख्यालय, है ना। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, इसमें न्यूयॉर्क में है, तो ये निशान लगा देंगे। 18.3 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी असत्य की बात चल रही है ना। तो ये क्या है, यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई, ये बात बिल्कुल सही है। और यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, ये भी बात सही है।
और यूनिसेफ विश्व के लगभग सभी देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, ये भी बात सही है। यूनिसेफ विश्व व्यापार के नियमों को तय करता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमें असत्य लिखना, तो हमारा उत्तर ये डी हो जाएगा। छात्रों यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 18.4। 18.4 में क्या है ये, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई। हमने इसको जब पढ़ा रहे थे ना तो टिक मार्क किया था, है ना, कहाँ पर, इसी, क्योंकि हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ये आधे नंबर का था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को मिलाइए, है ना, निम्नलिखित को मिलाएंगे। तो ये देखते हैं। अब इसमें क्या है, मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया था, है ना, सोवियत संघ में क्या की, सुधारों की शुरुआत की, है ना, तो इसको इससे मिला देंगे। और रूस ने क्या किया, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। रूस ने क्या किया, ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। अच्छा, बोरिस येल्सिन कौन थे, बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति थे, बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। अब वारसा क्या है, वारसा संधि है ना, सोवियत संघ की एक संधि थी। इस प्रकार से हम इनको मिला देंगे, इनके सामने लिख देंगे या लाइन के सामने लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो जाता है। ठीक है प्यारे छात्रों, 19 जान लिया। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाते हैं। अरे भाई रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जी, इसको जान लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत को सत्ता के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले कोई 2 कारण लिखिए। देखिए किन कारणों से भारत को सत्ता के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। प्यारे छात्रों देखिए, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का अत्यधिक सुदृढ़ होना। हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी है, राजनीतिक स्थिति भी अच्छी है और सांस्कृतिक स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता है भारत में, है ना, तो इसलिए इसको, है ना, सत्ता के नए केंद्रों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। और क्या है, संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासी हैं। और क्या है, प्राचीन समावेशी संस्कृति है और सामरिक शक्ति, है ना, परमाणु शक्ति से भी संपन्न है भारत। तो भारत को सत्ता के नए केंद्रों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 21वां। ऐसे 2 प्रांतों के नाम लिखिए जिनका विभाजन ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के साथ हुआ। केवल 2 ही प्रांतों का विभाजन का क्या कारण था, है ना। प्यारे छात्रों, तो जब हमारे साथ भारत के साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ तो यहाँ पर पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ, क्योंकि यह राज्य ही ऐसे थे जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, या इनको मुस्लिम बाहुल्य प्रांत या मुस्लिम बाहुल्य राज्य कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इन 2 राज्यों का ही बंटवारा हुआ, इनका ही विभाजन हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1990 के दशक में शुरू हुआ, है ना। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान शुरू कब हुआ, 1990 के दशक में हुआ। और यह चुनावी प्रतिस्पर्धी, है ना, राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर चुनावों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और यह श्रेष्ठतम की
उत्तरजीविता के बजाय योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित होता है। और क्या है, यह 3 परिवर्तनों को इंगित करता है, राज्य से, है ना, बाजार से शासन की ओर, तथा नियंत्रक राज्य से सुविधादाता राज्य की ओर, है ना। ये इसका रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अथवा है हमारा, शाहजहाँ आयोग का गठन क्यों किया गया, है ना, कोई 2 कारण दीजिए। अब जब शाहजहाँ आयोग की बात आती है तभी इमरजेंसी, है ना, आपातकाल के बारे में हमारा ध्यान चला जाता है। तो इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं छात्रों, आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई की जांच के लिए, क्योंकि लोगों को ऐसा, जब नई सरकार का गठन हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि आपातकाल के दौरान ज्यादतियाँ की गई, ज्यादतियाँ भी कैसी, गैर कानूनी, और उन्हें लगा कि सत्ता के दुरुपयोग और कदाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच की जानी चाहिए, है ना, कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया है ना। ये बात है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल से संबंधित, जब इमरजेंसी लगाई गई थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, सुनिए, 2-3 प्रश्न कर लेते हैं एक साथ। प्रश्न नंबर 23 है, कोई 2 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए कि गुट निरपेक्षता की नीति का भारत को सीधा लाभ कैसे हुआ। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति, है ना, से कैसे लाभ हुआ। देखिए, भारत को ऐसा लग रहा था कि यदि हम किसी एक गुट के साथ शामिल हो गए तो हमारी अभी अभी आज़ादी मिली है जो जाती रहेगी। तो भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका, है ना, जिससे उसका हित सधता हो, है ना, जिससे उसको लाभ होता हो कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का, है ना, उसने लाभ लेना चाहा। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ आ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश कर सकता था, है ना। अर्थात एक महाशक्ति से उसे लगे कि हमें परेशानी हो रही है तो दूसरी महाशक्ति का लाभ ले ले। तो इस प्रकार से भारत को दोनों महाशक्तियों का लाभ मिलता रहा। ठीक है, अन्य कोई बिंदु भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम आम चुनाव को आयोजित कराने में आई किन्हीं 4 बाधाओं या परेशानियों का उल्लेख कीजिए, है ना। भारत का जो पहला आम चुनाव था उसे सबसे महत्वपूर्ण आम चुनाव कहा जा सकता, क्योंकि उस समय हमने चुनाव आयोग तो नियुक्त कर दिया, परंतु ऐसा लग रहा था कि अभी चुनाव हो जाएंगे, पर चुनाव आयुक्तों को जो समस्याएं आई वो बड़ी भयानक समस्याएं थी, जिनका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। जैसे चुनाव आयुक्त हमने बना दिए, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन नहीं हुआ था, है ना, कहाँ के लोग किधर वोट डालेंगे। मतदाता सूची भी तैयार नहीं थी, है ना, और मतदाता सूची उस समय तैयार कराना बड़ी टेढ़ी खीर थी। और छात्रों, मतदान की विशेष पद्धति, है ना, हमें विशेष पद्धति का सृजन करना था या विशेष पद्धति निकालनी थी जिससे भारत के मतदाता मतदान कर सकें, क्योंकि भारत के 85% मतदाता निरक्षर थे, या कहिए अधिकांश मतदाता निरक्षर थे, है ना। और चुनाव कर्मी जो थे, जो चुनाव कार्य कराते, उनको प्रशिक्षण भी देना था, है ना, क्योंकि नए भारत अभी आज़ाद हुआ था, किसी को चुनाव का तजुर्बा भी नहीं था। तो ये बिंदु भी हमारे लिए बड़े सार्थक थे। प्यारे छात्रों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी। देखिए, इसके पीछे हम कुछ तर्क बताते हैं, क्योंकि इससे पहले सभी चुनाव में, हालांकि यहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था थी, परंतु यहाँ कांग्रेस का ही बोलबाला रहा, है ना। अब कांग्रेस को थोड़ी शिकस्त मिली है, तो इसलिए राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। बताते हैं, चुनाव देखिए, 1967 के चुनाव परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा, अर्थात कई जगह इसकी हार हुई।
कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो प्राप्त हो गया, परंतु कमजोरी के साथ, है ना, नुकसान के साथ। कांग्रेस को प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आ गई और मंत्रिमंडल के आधे जो मंत्री थे चुनाव हार गए। खास जो नेता थे इसके, है ना, वो भी चुनाव हार गए। के कामराज जैसे, है ना, खिलाड़ी भी इसमें चुनाव हार गए और कई नेता थे। अब हम इसके नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसके अथवा में ही है और इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है, 1967 के आम चुनाव के समय भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए, है ना। तो देखिए, कांग्रेस के हारने के कुछ कारण ऐसे भी रहे कि उसमें क्या है, 1967, है ना, 64 में एक तो हमारे 2 प्रधानमंत्री चले गए थे, है ना, और क्या थे, देश में गंभीर आर्थिक संकट आ गया, है ना, देश में गंभीर आर्थिक संकट आ गया, धन की कमी हो गई और मानसून की असफलता रही। मानसून ने भारत की तरफ से मुंह मोड़ लिया, अर्थात बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो खेतों में फसल कम पैदा हुई, इसलिए भारत में अकाल भी पड़े थे उससे पहले। और यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई, क्योंकि हमने काफ़ी पैसे से हमने अनाज खरीदा, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार जो थे उसमें कमी हो गई। और क्योंकि 2 युद्ध भी हुए थे, इसलिए सैन्य खर्चों में हमें बढ़ोतरी करनी पड़ी, क्योंकि भारत को युद्ध भी झेलने पड़े, युद्ध के कारण सैनिक खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं। तो इसमें कोई 2 बिंदु लिख सकते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर 26वां प्रश्न है, 2014 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति को देखा जा सकता है, इसका भारतीय नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ये 2 और 2 4 नंबर का क्वेश्चन है, छात्रों ध्यान से सुनेंगे। 2014 के बाद की भारतीय राजनीति विकास व सुशासन के इर्द गिर्द आधारित रही है, जबकि इससे पूर्व भारतीय राजनीति जाति या पंथ पर आधारित रहती थी। 2014 के आम चुनाव में इसके बाद अधिकांशतः नागरिकों ने विकास और सुशासन के आधार पर वोट दिया। मोदी सरकार का भी प्रमुख लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, और समाज के विकास के लिए सरकार ने विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना आदि योजना। अब इसके अथवा में जो प्रश्न आ रहा है हमारा है, 21वीं सदी के दूसरे दशक में केंद्र में गठबंधन सरकारों की प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं, भारतीय राजनीति के संदर्भ में वर्णन कीजिए, है ना। तो इसमें क्या है, 21वीं सदी के दूसरे दशक में, अर्थात एक तो है ना 2010 के बाद, इसमें क्या देखे जा सकते हैं, भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति में 2014 और 2019 के आम चुनाव के बाद केंद्र में गठबंधन सरकार की राजनीति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। लगभग 30 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। इससे पूर्ववर्ती गठबंधन राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में होते थे, और जबकि राजग, है ना, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भाजपा के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा था। और 21वीं सदी का गठबंधन एक पूर्ण बहुमत प्राप्त दल के प्रभुत्व के रूप में था। इसे अतिरिक्त बहुमत गठबंधन के नाम से भी जाना जाता। इस सेंटेंस को मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत में है, परंतु उन्होंने भविष्य की नीति को ध्यान में रखकर कुछ दलों से फिर भी गठबंधन बना रखा है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आ सकें। और क्या है, पूर्ववर्ती गठबंधन एक दलीय नेतृत्वशाली
गठबंधन के उदाहरण थे, जबकि 21वीं सदी के गठबंधन एक दलीय प्रभुत्वशील गठबंधन के रूप में दृष्टिगत होता है, और जो पूर्ववर्ती गठबंधनों को अधिकतर अस्थिरता का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो कैसे गठबंधन थे, मजबूरीवश थे, अल्पमत में थे, जबकि 21वीं सदी के राजनीतिक गठबंधन सशक्त गठबंधन के उदाहरण हैं, है ना, मजबूत गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। और क्या पूर्ववर्ती जो पहले के गठबंधन थे जोड़ तोड़ की राजनीति को दर्शाते थे, जबकि 21वीं सदी के गठबंधन विकास और सुशासन की राजनीति को दर्शाते हैं। 21वीं सदी के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार के कौन से सकारात्मक तथा 2 नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सरकार की अस्थिरता की संभावना रहती है, निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है गठबंधन सरकारों में, और सकारात्मक देखा जाए तो विचारधारा में भेद होने के बाद भी आपसी सहमति, जैसे नई आर्थिक नीति पर सहमति का होना, और प्रांतीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका और केंद्रीय सरकार में भागीदारी। तो सकारात्मक और नकारात्मक 2 पहलू हो सकते हैं, अन्य कोई बिंदु। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम। प्रश्न नंबर है 28वां। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे पढ़ते हैं। और ये है, दिए गए यूरोपीय संघ के मानचित्र में ABCDE देश दर्शाए गए हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानिए और उनके नाम प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर को दी गई तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्यारे छात्रों, ये 5 या 4 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। और इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, छात्र क्या गलती करते हैं, अक्सर इसमें मानचित्र को फाड़कर कॉपी में बांध देते हैं, जो ऐसा नहीं करना है। इसमें केवल एक तालिका बनी हुई होगी, उस तालिका को भरना है। जैसे ये तालिका है, इसे भरना होता है। और इसमें मानचित्र को देखिए, ये तालिका है, ये मानचित्र है, इसमें ये देखिए दिखाए गए देश हैं। अब मैं पढ़ता हूँ, फिर यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। पहला है यूरोपीय संघ का, है ना, यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अब यूरोपीय संघ का एक, है ना, देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसमें आपको दिखाई देगा, है ना, यहाँ पर है बी है, यहाँ पर हम फ्रांस लिख देंगे, ये फ्रांस है। चलिए, ये हो गया, ये फ्रांस हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न है हमारा, भूतपूर्व सोवियत, है ना, खेमे का देश जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यूरोपीय संघ का सदस्य बना। अब इसमें आता है पोलैंड, है ना। देखिए पोलैंड को कहाँ दिखाया गया है, इसमें थोड़ा देखते हैं, पोलैंड इसमें कहाँ पर पड़ेगा, इसमें देखते हैं। पोलैंड को इसमें ई से दिखाया गया, ये पोलैंड है, इसको ई से दिखाया गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो का प्रतिरोध करने वाले, है ना, 2 देशों ने किया था, उसमें एक देश यहाँ पर कहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा देश है, ये है स्वीडन, है ना, स्वीडन को यहाँ दर्शाया गया है। तो इसको, है ना, इसने भी यूरो का विरोध किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न पर फिर चलते हैं, चौथे प्रश्न पर, इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध करने वाला देश। इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध करने वाला देश जो है जर्मनी है। अब देखिए जर्मनी को इसमें कहाँ दर्शाया गया है, जर्मनी यहाँ पर है, तो इसको सी द्वारा दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है जी, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक ऐसा देश जिसके प्रधानमंत्री ने उसे यूरोपीय बाजार से अलग रखा। अब ऐसा देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन को कहाँ दिखाया गया है, ब्रिटेन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये छात्र, ये जो हम इसे भर लेंगे। अगर तालिका की बात करें
तो तालिका हम किस प्रकार से भरेंगे ये हम भरते हैं। अभी यहाँ से पेन उठाते हैं हम, तो ये तो हम ऐसे ही रखेंगे 1 2 3 इसको नहीं छेड़ेंगे, है ना। तो पहले का हमारा यहाँ पर हम बी लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे फ्रांस। नेक्स्ट में है हमारा 2 पर ई से आ रहा था हमारा पोलैंड। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा डी लिख देंगे। डी क्या है हमारा स्वीडन। स्वीडन ने यूरो मुद्रा का विरोध किया था। और यहाँ पर आ जाएगा सी, है ना, इसने इराक पर हमले का विरोध किया था, जर्मनी। और यहाँ पर आ जाएगा ए में आ जाएगा, यहाँ भर देंगे ब्रिटेन। इस प्रकार से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। परंतु छात्रों हम क्या गलती करते हैं, यहाँ पर नक्शा फाड़ कर लगाते हैं, जो बहुत ही गलत है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, और इसका जो प्रश्न है ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आएगा, इसे भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रश्न आना चाहिए 28 के लिए। अब इसकी बात करें तो ये है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। इसका 28 का फर्स्ट है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस योजना के तहत की गई। तो ये मार्शल योजना के तहत की गई। इसका आ जाएगा मार्शल योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अत्यधिक मदद की। अब मदद करने वाला देश है अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर हम अमेरिका लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके 2 प्रश्न और हैं। चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई। अब चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई, इसके लिए खुले द्वार की नीति अपनाई थी 1978 में। ठीक है जी। और नेक्स्ट है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना का उद्देश्य है सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल बिठाना। क्या लिख देंगे, सुरक्षा और विदेशी, है ना, नीतियों में तालमेल बिठाना। ठीक है, ये इसका कार्य है। और यहाँ पर 5वां क्या, उस देश का नाम लिखिए जिसने मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध किया, है ना। मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध 2 देशों ने किया था, डेनमार्क और स्वीडन। तो यहाँ किसी एक देश का लिखना है, दोनों का लिख सकते हैं, जो आपको याद रह जाए, दोनों में से एक का लेते। डेनमार्क है और स्वीडन। अभी स्वीडन का तो हम पीछे मैप में भी करके आए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, कह रहे हैं ना, ना उठिए मत, है ना महाजन, मुझे बस यह दे दीजिए, इसी से काम चल जाए। अब इसके नीचे एक व्यक्ति बैठा, राजा के नीचे, अर्थात दास लग रहा है ना, या कोई सेवक है जिसका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये कार्टून क्या दर्शा रहा है ना। इस कार्टून के बारे में बात करेंगे। ये कार्टून क्या दर्शा रहा है, तो यह कार्टून क्या दर्शा रहा है, रजवाड़ों के शासकों द्वारा प्रजा का दमन व शोषण। देखिए ये आदमी दबा हुआ है वजन से, है ना, तो इसका उत्तर आप लिख देंगे, रजवाड़ों के शासकों द्वारा प्रजा का दमन व शोषण, है ना, ये है। ठीक है, यह कार्टून क्या दर्शा रहा है, रजवाड़ों या राज्यों के शासकों द्वारा प्रजा का दमन व शोषण दर्शा रहा है। अब देखिए, कार्टून में दाएं ओर खड़े नेता कौन हैं, उनके किस मामले में को सफलतापूर्वक सुलझाने की भूमिका निभाई। देखिए, हम राज्यों को मिलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये खड़े हुए नेता कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और किस मामले में, रजवाड़ों को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक विलय कराने के लिए खड़े हैं। अब इसका 3rd प्रश्न चलते हैं हम आगे। 3rd प्रश्न कहाँ पर है, बैठे व्यक्ति ने अपने पास संदूक में क्या रखा है ना। बैठे हुए व्यक्ति ने संदूक में अपने पास क्या रखा है,
तो इसमें हो जाएगा रजवाड़ों की सत्ता पर अधिकार के विषय, जैसे विदेश नीति, मुद्रा, है ना, वो दर्शाता है संदूक में रखा हुआ। ठीक है, बैठे हुए व्यक्ति के ने अपने पास संदूक में क्या रखा है, रजवाड़ों की सत्ता पर अधिकार के विषय जैसे हैं, विदेश नीति है, मुद्रा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। निम्नलिखित क्वेश्चन कहते हैं दृष्टिबाधित, है ना, छात्रों के लिए है। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं, हमें जानकारी आनी चाहिए बच्चों। तीनों क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वो आंध्र आंदोलन के दौरान किस नेता की मृत्यु, है ना, भूख हड़ताल से हुई। तो श्री पोटी रामालू भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जिनकी मृत्यु हुई थी 56 दिन बाद। हालांकि ये विषय नहीं है यहाँ पर 56 दिन के बाद हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। 4 थी, है ना, जानते होंगे, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, है ना, 4 रियासतों के नाम आते, नाम भी लिख सकते हैं। और हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। अगर उनका नाम भी आ जाए तो नाम है उस्मान अली खान। प्यारे छात्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के राजा का नाम जानते होंगे, है ना, बोधचंद्र सिंह। मणिपुर के है ना महाराजा का नाम था बोधचंद्र सिंह। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री या कहें उप प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न क्या कहता है। 30वां प्रश्न थोड़ा और आगे ले लेते हैं, नहीं बनेगी बात। 30वां प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। आदर्श है, सोवियत संघ में समता मूलक समाज, निजी संपत्ति समाप्त, जबकि अमेरिका में निजी संपत्ति की प्रमुखता। अमेरिका ने निजी संपत्ति को प्रमुखता दी, जबकि सोवियत संघ ने इसका विरोध किया। और क्या है दूसरा कारण है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया, योजनाबद्ध तरीके से विकास करने की बात की गई, जबकि यूएसए में, है ना, में ऐसी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं थी, है ना, यूएसए का इस तरह का विकास का तरीका नहीं था। और नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण। कहाँ पर, सोवियत संघ में, जबकि यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर में भूमि तथा उत्पादक संस्थाओं पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था, कंट्रोल था, जबकि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। अब देखिए इसका 30 से आगे चलते हैं, इसका अथवा आ रहा 30 से आगे। तो ये प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं। क्या प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन से समकालीन विश्व राजनीति पर किस प्रकार प्रभावित किया, किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसके लिए, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक क्षत्रिय शासन हो गया, तो क्या कहेंगे, विश्व एक ध्रुवीय हो गया, शक्ति संबंधों में परिवर्तन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और हथियारों की होड़ भी तो समाप्त हो गई थी। सोवियत संघ का पतन हो गया और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। विश्व मानचित्र पर नए देशों का, है ना, शिश का गठन हुआ, है ना, राष्ट्रकुल देशों का 15 राष्ट्रकुल देश का संगठन बना और पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें गिर गई। तो इस प्रकार हमारे ये कुछ पॉइंट हैं जो राजनीति, है ना, को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं चुनौतियों की, है ना, चुनौतियों का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। अब देखिए भारत के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी, है ना। क्या है, नंबर 1 है भारत को एकता के सूत्र में बांधने की, भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाएं, है ना, विभिन्न धर्म, विभिन्न तरह के लोग, है ना, क्षेत्रीय अलग अलग समस्याएं, तो उनको एक साथ बांधे रखने की समस्या थी। भारत में लोकतंत्र कायम करने की या लोकतंत्र स्थापित करने की एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत में लोग अनपढ़ थे, है ना, शिक्षित नहीं थे, वो लोकतंत्र का मतलब क्या जाने। और
भारत में सबसे बड़ी समस्या थी समाज का विकास करना। समाज का वह कैसा विकास करना? सर्वांगीण विकास, सभी, है ना, संप्रदायों का विकास, हर छोटे से छोटे व्यक्ति को, है ना, विकास का लाभ मिले, ऐसा भारत का लक्ष्य था। तो ये इतनी, है ना, ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी भारत के सामने। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें अथवा है, क्या है? क्षेत्रीय मांगों का मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। किन्हीं भी 3 उपयुक्त तर्कों के साथ कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। ऐसा लग रहा था कि यदि हमने क्षेत्रीय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राज्य बिखर जाएं, है ना। तो राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब केवल छोटे से अंग्रेजी भाषी तबके के लिए ही नहीं, अपितु अन्यों के लिए भी खुला है। राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार मिला। और क्या है? भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। अंत में भारत को, है ना, जो हमने राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनाया था उसकी बात माननी पड़ी और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही करना पड़ा। अब छात्रों, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये है राष्ट्रीय आपातकाल के कोई 4 सबक लिखिए। या राष्ट्रीय आपातकाल से हमने क्या सीखा, है ना, या हमने ऐसा क्या सीखा जो हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के सबक। भारत में लोकतंत्र की नींव का और अधिक मजबूत होना। भारत में अब लोकतंत्र पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। आपातकाल के बाद न्यायालय व नागरिकों का अधिकारों के प्रति अधिक सजग व सचेत होना। अब भारत के नागरिक भी ज़्यादा सचेत रहते हैं और भारत के न्यायालय भी इस, है ना, इस पर ध्यान रखते हैं कि ऐसी स्थिति पुनः ना आए। और क्या है? पुलिस और प्रशासन का निष्पक्ष रूप से कार्य करना, है ना। पुलिस और प्रशासन चाहता है कि निष्पक्ष रूप से कार्य करें। और संविधान के आपातकाल के प्राविधान से जो पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था, उसके स्थान पर अब हमने संविधान में क्या कर दिया है? सशस्त्र विद्रोह। जो विद्रोह करने वाले व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने हथियार उठा रखे हैं तभी आपातकाल लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे अभी हमारे सीमाओं पर किसानों ने आंदोलन किया था तो आपातकाल नहीं लगाया गया क्योंकि किसानों ने हथियार नहीं उठाए थे। अब इसका दूसरा प्रश्न है अथवा में, इसे भी हम करते हैं। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण दीजिए। अब सबसे बड़ा कारण तो यही है, 1975 में लोगों ने इमरजेंसी का सामना किया, उसमें जो परेशानियां झेली उसके विरोध में लोगों ने वोट डाला, है ना। आपातकाल को चुनावी मुद्दा बनाया गया। विपक्षी जो पार्टियां थी उन्होंने आपातकाल को ही चुनावी मुद्दा बनाया। कांग्रेस के प्रमुख नेता के नेतृत्व में नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन, है ना, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई। कांग्रेस में भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलग अलग पार्टियां बना रहे थे, है ना, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए। विरोधी दलों ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था लोकतंत्र खतरे में है। इस पर ही चुनाव लड़ा और चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए थे क्योंकि विपक्षी दलों ने देखा कि अधिकतर वोट तो सत्ता पक्ष के खिलाफ है। सत्ता पक्ष को 40-42% वोट मिलता है ना, जबकि 57-58%, है ना, 58-60% वोट तो इसके खिलाफ ही। अगर वो सारा वोट एकजुट हो जाए तो हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा ही हुआ। सारी विपक्षी पार्टी एक साथ हुई, एकजुट हुई और वो वोट एक जगह पड़ा और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो प्यारे छात्रों, ये आज का हमारा ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, है ना, इसको हमने हल करने का प्रयास किया। छात्रों, इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना और अन्य छात्रों को भी इसकी जानकारी दें ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें।
छात्रों, धन्यवाद।